कहते हैं समाज किसी देश का आईना होता है और जब भारत की बात करें तो भारत विश्व के लिए एक आईना भी है। परंतु जब इस तरीके की खबरें आती हैं जो कि आपने आज के थंबनेल में देखी और थंबनेल के साथ साथ जो अभी मैं आपको कुछ और जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा, उससे ये बात निकल कर आएगी कि क्या वाकई में भारतीय समाज का अवमूल्यन हो रहा है, इंडियन सोसाइटी का डिवेल्यूएशन हो रहा है। इस पर आपको चर्चा बिल्कुल मैं विस्तार पूर्वक करने वाला हूं। वन बाय वन सारे फैक्ट्स को जोड़ के मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। उसी के साथ साथ आपके एमपीपीएससी मेंस के साथ साथ एमपीपीएससी प्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आपके कवर अप होंगे। और उसी के साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि धार्मिक पक्ष क्या है और उसी के साथ भारतीय समाज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करे हुए हमारे आज के सेशन की, जो कि अब आपको आई थिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाल ही में प्यारे अभ्यर्थियों एक खबर आई। ये खबर कुछ इस प्रकार से थी कि कुंभ में नहाती हुई लड़कियों और महिलाओं के वीडियो जो हैं वो वायरल हुए। इसके चलते एक सनसनीखेज फैला और उसी के साथ साथ एक खबर आई कि कुछ अपराधियों को इसके अंतर्गत जो है पकड़ा गया। ये अपराधी आपके बीच में ही छुपे थे, आपके बीच में ही हो सकता है स्नान कर रहे थे या आपके बीच में ही एक साधु का रूप धारण करे हुए थे, परंतु इसी के साथ साथ इनकी मंशा या मंतव्य कुछ और था। तो इसी आधार पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था या केवल पुरुष नहीं हो सकते, ये महिलाएं भी हो सकती हैं। इसको अच्छे से आपको समझना होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अब कुछ दिख रहा होगा। मैं अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ कि महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो ऑनलाइन बेचने का मामला सामने आया। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं। देखिए ये आपकी प्राइवेसी से जो है जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए मैं आपको इससे संदर्भित ज्यादा करते हुए बता रहा हूं कि कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं, अथवा जो आप जहां पर रह रहे हैं, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, या उसी के साथ साथ किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हैं, या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने गए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब आप इस प्रकार की कुछ खबरें सुनते हैं और उसी खबरों के साथ जब इनकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन द सेंस वन बाय वन इनके वीडियोस जो हैं बेचे जाते हैं, एक अच्छी खासी बिड लगाई जाती है, तब ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या भारतीय समाज का अवमूल्यन हो रहा है। इसी के साथ एक आपको बीचों बीच स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इन टुडेज टाइम द किडनी, लिवर एंड लंग्स आर द ओनली प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच के कुछ लगभग 33 वीडियो वायरल होने से एक सनसनीखेज फैली, सनसनी खबर फैली। आपको टू द पॉइंट टॉपिक से रेलेवेंट होके रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का सिर्फ एक औचित्य है कि मैं आपके लिए एक टॉपिक तैयार करूं। वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय समाज में या महिलाओं के प्रति बदलते हुए अपराध की प्रकृति, ये है हमारा टॉपिक जिस पर मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। पर सबको मैं वन बाय वन सब एक लिंक करके जोड़ रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा सारा माइंडसेट सेटअप हो जाए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, आप समझने क्या वाले हैं। ठीक है। उसी के साथ इन वीडियो को जुटाने और जुटाने के साथ इनको बेचने की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि इन वीडियो को आपको बिना बताए जो है इनको तैयार करा जाता है या इनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और उनको उन क्षेत्रों में बेचा जाता है जो कि आपके विशेष क्षेत्र में जो है संलग्न नहीं होते। और इनकी बिड जो लगाई जाती है उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है टेलीग्राम चैनल। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल। तो इस आधार पर एक आज आप जब कोई मूवी डाउनलोड करना, पहले नॉर्मली मूवी डाउनलोड हो जाती थी, पर अब यदि आप मोबाइल से किसी वीडियो को डाउनलोड करने जाएंगे तो 1 टेराबाइट करके जो है एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, वहां पर लिंक देखने को मिलती है। उस लिंक को डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी चीजें जो है वीडियोस इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के चलते एक न्यूज और खबर में आई कि क्या सॉफ्ट पोर्न का जो धंधा है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से लगाम लगाने की कोशिश करी जा रही थी, वो लगाम लगी अथवा नहीं लगी। समझे मेरी बात को? और इसी के साथ अब मैं सारी पृष्ठभूमि एक एक करके आपको समझाऊंगा, पर पहले कुछ उदाहरणों को समझ लीजिए। उन उदाहरणों में
कुछ उदाहरण ये भी आते हैं भारतीय समाज के अवमूल्यन के, कि जिस प्रकार से डार्क कॉमेडी का जो है नाम लेकर लोगों को बरगलाया जाता है और जिस प्रकार से नव युवकों को और नव युवतियों को बरगलाया जाता है, वो क्या वाकई में डार्क कॉमेडी है अथवा नहीं है। और इसी के साथ कुछ और उदाहरण आपके स्क्रीन पर अब इस प्रकार से और दिखेंगे, जिनको आप देखकर शायद और समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर कई लोग इसके पीछे समाज का हवाला भी देते हैं कि आपकी सोच गंदी है, पर जब इस प्रकार का कुछ प्रस्तुतिकरण होता है तो उसमें आप किसे दोषी ठहराएंगे, इसमें आपको भी सोचना होगा। मतलब इसके कोई दो पहलू हैं, एक अकेला पहलू इसका नहीं है जिस पर आप इसको सोचकर समझकर किसी निर्णय पर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातों का पता चलेगा। इसी के साथ साथ महाकुंभ के छोटे से दर्शन भी होंगे और उसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके टॉपिक में आपको लिख के क्या क्या आना है, किस प्रकार से संपूर्ण बातों को करना है। तो चर्चा में खबर कुछ इस प्रकार से आती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि होता कुछ ये है कि 7 फरवरी को गुजरात के पत्रकार सागर पटोलिया ने सोशल मीडिया पर एक इस वीडियो जो है स्क्रीनशॉट शेयर करा। वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जब वो देखते हैं वो ये पाते हैं कि एक तरीके से कि किस प्रकार से जो है प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के जो प्राइवेट वीडियोस, मतलब जो कपड़े वपड़े जो चेंज करती हैं महिलाएं, उन वीडियो को जो है कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको बेचने का प्रयास कर रहा है। तो जब वन बाय वन इनकी परतें खोली गई तो ये मामला छोटा नहीं बहुत लंबा देखने को मिला और ये लंबा मामला पहुंचा कुंभ तक। कहां तक? कुंभ तक। हालांकि इसको कुंभ तक सीमित नहीं करना है तुमको और ना ही किसी धार्मिक दृष्टिकोण से इसको जोड़ के देखने का प्रयास करना है, क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला था लेक्चर के स्टार्ट में कि ये आपका हॉस्टल भी हो सकता है, किसी मॉल शॉपिंग मॉल में कपड़े चेंज करने का ड्रेसिंग रूम भी हो सकता है। समझ गए बात को? तो इसका विस्तार बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि महाकुंभ में आस्था की जो डुबकी लगाने लोग जा रहे थे, उसी पर या उसी के आसपास कुछ लोग सॉफ्ट पोन का जो है धंधा खड़ा करके बैठ गए थे। मतलब ये वो नीच हैं, वो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, जो धर्म की आड़ लेकर भी जो है पाप करने से नहीं डरते। समझे बात को? इसी के साथ महिलाओं के नहाने के वीडियोस और तस्वीरें ऑनलाइन हजारों रुपए में बेची गईं और इसके तार प्रयागराज से अहमदाबाद तक जुड़े और अब धीरे धीरे सरकार की जब एजेंसियां हैं इनकी जो है इन्होंने खबर ली, तब ये बात पता चली कि धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बहुत लंबी तार है। तो अब आपको आई थिंक आपका टॉपिक दिख रहा होगा। टॉपिक क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय समाज का उन्मूलन अवमूलन की बात हो रही है। और अवमूलन के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि पेपर 2 पार्ट ए जो कि पॉलिटी यूनिट 4 से मैं इसको जोड़ते हुए आपको दिखाऊंगा, जहां पर मानव अधिकार आयोग और उसी के साथ साथ जो है आपका महिला आयोग के कार्य और शक्तियों पे चर्चा होगी। और पार्ट 2 का जो है इसी के साथ साथ जो है आपको पार्ट बी देखना है, उसी में जिसमें यहाँ पर ए लिखा है वहां पर आपको बी करना है। सोशोलॉजी की बात हो रही है, समाजशास्त्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समाजशास्त्र की बात हो रही है। तो समाजशास्त्र की यूनिट 1 चेक करेंगे तब वहां पर लिखा हुआ मिलेगा बच्चों की अपराध का बदलता परिदृश्य और महिलाओं के प्रति अपराध, और इसी को जोड़ा गया है मैंने वर्तमान बहस, जिसमें भारत में परंपरा और आधुनिकता का जो है क्या समावेश है, इसके अंतर्गत आपको संपूर्ण टॉपिक को समझना होगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? फटाफट बता दीजिए, फिर मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक, चलिए सभी लोग लाइव आ गए हैं, सभी का बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है और आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल इत्मीनान से देखना। बात ये होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि किस प्रकार से लोग या भारतीय समाज में कुछ जो चुटकी भर लोग हैं जिनको हम बोल सकते हैं, वे भारतीय समाज का अवमूल्यन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। ये लोग इन चीजों को भूल चुके हैं कि भारत जहां पर विश्व गुरु का दर्जा लेने के लिए हर समय तत्पर रहता है, विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, वहां पर इस तरह की ओछी हरकतें जो हैं भारतीय समाज को और गर्त में ले जाने का एक प्रयास करती हैं। भारत की एक गौरवशाली परंपरा हमेशा रही है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ये आज की कोई परंपरा नहीं है। मैं तो कहता हूं भारत पहले से ही विश्व गुरु बन चुका था,
परंतु जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता आए या भारत का जो दृष्टिकोण बदला, उन दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत का नुकसान भी बहुत हुआ। आज हम लोग विदेशी चीजों को अपनाने में तनिक मात्र का भी जो है संकोच नहीं करते, जिसके चलते कुछ उदाहरणों के तौर पर ही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है दिखाया था, जो आपको देखने को मिला था। जैसे यहाँ पर ये जो किडनी वाला और लीवर वाला पार्ट था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इन टुडेज टाइम द किडनी, लीवर एंड द लंग्स आर द ओनली प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन, या इसको ही कुछ लोग सिर्फ क्या समझते हैं कि यही प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जबकि जब भारतीय परिधान की बात होगी तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग अब विदेशी परंपरा की तरह अग्रसर हो रहे हैं, उस तरफ जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं लोगों के कुछ वीडियोस के कारण आप इस तरीके से जो है इस बात को महसूस भी करते हैं कि भारतीय समाज के जो नव युवक या नव युवतियां हैं, वो इसको देखकर या इस अटायर को देखकर आकर्षित ज्यादा हो जाते हैं। आकर्षित होने के साथ उनमें जो कामुकता का जो गुण होता है वह निरंतर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलता है। और कुछ लोग फेमस होने के चक्कर में, नौकरी पाने के चक्कर में कास्टिंग काउच का भी शिकार होते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए बात को? कास्टिंग काउच बॉलीवुड में एक बड़ा फेमस शब्द है। जब आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, गूगल आज के जमाने में तो हर चीज आपको उपलब्ध करवा देता है, तो मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। पर जिस प्रकार से ये कुंभ का आयोजन हुआ, इसके चलते कुछ लोगों ने महिलाओं के विशेष वीडियो बनाए, उन वीडियो को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रमोट करा, और कुछ जो हैशटैग, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैशटैग के माध्यम से आप अपने वीडियोस को और अच्छा खासा प्रमोट कर सकते हैं, जिनमें जो ट्रेंडिंग में थे वो थे महाकुंभ 2025, गंगा स्नान, उसी के साथ साथ प्रयागराज कुंभ। ये 3 हैशटैग के माध्यम से या ऐसे लोग जो विकृत मानसिकता के शिकार थे, इन लोगों ने वीडियोस बना बना के सॉफ्ट पोर्न का जो धंधा है उसको व्यापक रूप में उजागर करके खेला, और अच्छी खासी मोटी कमाई भी करते हुए लोग दिखे। हालांकि कुछ लोग जो है इसी के कारण या ऐसे ही जो है एक तरीके से सोच बनाते हैं, और इसी आधार पर ये लोग भी एक मोटी कमाई करने के बाद जब पकड़े जाते हैं, तब ये बोलते हैं कि एक 25 साल के लड़के को टॉर्चर किया जा रहा है, एक 25 साल के लड़के ने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा। तो उसी 25 साल के लड़के से भी एक प्रश्न फिर से उठता है कि जब मोटी मोटी कमाई कर रहे थे तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रही है तब तुम्हें 25 साल का लड़का याद आ रहा है, या तब तुम्हें अपनी एज याद आ रही है। समझे बात को? और उसी की अलावा या उसके अलावा जो कुछ बची कुची कसर है, वह कुछ इन लोगों के माध्यम से करते हुए पूरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं अंग प्रदर्शन में हर संभव प्रयास करते हैं, और उसी के साथ साथ बोलते हैं कि हमारी नहीं, समाज की सोच गंदी है। अब आप इनको देखकर खुद क्या बोल सकते हैं कि समाज गंदा है या लोग जो हैं गंदे हैं? जी नहीं, आप खुद जो है इस प्रश्न का जवाब अच्छे से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने इस टॉपिक की बात होती है कि ये जो भारतीय समाज है, पर इसके पहले मैं आपको छोटा सा दर्शन करवाता हूं हमारे यहाँ के गौरवशाली महाकुंभ का। क्लियर है? तैयार हैं सभी लोग? बिल्कुल ठीक। सभी लोग जो सेशन में जुड़ गए हैं, सेशन को एक बार अपने मित्रों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय अपने कमेंट्स के तौर पर जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस आधार पर बात होती है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है आपको देखने को मिला, वो था हमारे यहाँ इस बार प्रयागराज का कुंभ या महाकुंभ। महाकुंभ के अंतर्गत बात होती है, महाकुंभ की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, इस समुद्र मंथन के दौरान मेरे प्यारे बच्चों जो है कलश से अमृत जो है निकलता है, या कलश रूपी एक घड़ा निकलता है जिसमें अमृत जो है समाहित होता है। विष्णु भगवान चूंकि प्रयास करते हैं अपने वाहक गरुण के माध्यम से कि वह इस अमृत को देवताओं के लिए संरक्षित कर सकें, इसलिए जब गरुड़ इस कलश को जो है लेकर जा रहे होते हैं, तब उसकी कुछ 4 बूंदें जो हैं 4 स्थानों में गिर जाती हैं। ध्यान से सुनना, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें जिन 4 स्थानों में गिरती हैं, उन्हीं 4 स्थानों पर आज महाकुंभ लगता हुआ आपको दिखता है। हालांकि इसकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार के जो है साथ साथ जो है, यदि मैं आपसे बोलूं तो इसके साथ इसमें जो है कुछ और बिंदुओं का समावेश होता है, जो कि ज्योतिष गणना को भी इसको जोड़कर देखा जाता है।
ज्योतिष की गणना और गणना और कुंभ का जो महत्व है वह कुछ इस प्रकार आपको जानने को मिलेगा कि कुंभ का मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित एक अद्भुत घटना है। हिंदू धर्म में कुंभ का आयोजन तब किया जाता है प्यारे बच्चों, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य विशेष मेष या सिंह राशि में जो है प्रवेश करता है। समझ गए बात को? मतलब बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा या और उसी के साथ साथ सूर्य जो है विशेष राशियों जैसे मेष और सिंह में प्रवेश करेगा, तब आपके यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। ये 4 बूंदें अमृत कलश की जिन 4 स्थानों में गिरी थी, उन 4 स्थानों में प्रयागराज आता है, हरिद्वार आता है, नासिक आता है और उज्जैन आता है। इन 4 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ का आयोजन होता है, जो कि एक रोटेटिंग फॉर्म में होता हुआ आपको देखने को मिल जाता है, और 2 बार जो है अर्धकुंभ भी होता है, जो कि 6-6 सालों में होता है। ठीक है, कुंभ से संबंधित आपका इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये धर्म की क्लास नहीं है, ये भारतीय समाज और भारतीय समाज के होते अवमूल्यन और आपके सिलेबस की ज्यादा क्लास है। समझ गए बात को? तो पहला स्थान है, फटाफट देख लीजिए, प्रयागराज की बात होती है। प्रयागराज आपको पता है कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। त्रिवेणी संगम यही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, ध्यान से सुनना, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के जो मेल है उसी को ही त्रिवेणी कहा जाता है। और इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाएगा। इस वर्ष का जो कुंभ था वह लगभग ऐसा कहा जा रहा था कि 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ है। परंतु मैं आपको एक बात और भी बताता हूं कि जो व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं है, ध्यान से सुनना, मन से शुद्ध नहीं है, वह इन कुंभ में स्नान कर ले या कहीं अमृत कलश में भी स्नान कर ले, वह शुद्ध नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण समझिए, अन्यथा हजार अपराध करे हुए लोग इस तरीके से डुबकी लगा लेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे अब तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जबकि ऐसा कतई संभव नहीं। भगवान की भी जब आप वाणी को अच्छे से सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं कि आपको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आप ये मत सोचिए कि आप लाख पाप कर लें और लाख पाप करने के बाद आप किसी नदी में नहाएं और नदी में नहाने से आपके सारे पाप छुटकारा मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। समझे बात को? हालांकि इस भौतिकवादी समाज में जो है जिस तरीके से आडंबरों को परोसा जाता है, उस परोसने के अनुसार आप इसको सच भी मान सकते हैं, परंतु यदि व्यवहारिकता में समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है। उसी के साथ हरिद्वार सेकंड नंबर पर, जहां पर कुंभ आपको आयोजित होता हुआ दिखेगा। गंगा का प्रवेश द्वार जो है हरिद्वार है, ध्यान से सुनना, गंगा का प्रवेश द्वार मतलब यहाँ पर गंगा नदी जो है ना, आपको पहाड़ों से मैदानी एरिया में जो है आती हुई दिखेंगी या प्रवेश करती हुई दिखेंगी। यहीं से प्री के प्रश्न भी बन जाते हैं कभी कभी, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे अभी आपको मैं पूछूं कि आपसे बोल दे कि जो है प्रयाग का ये जो महाकुंभ आयोजित हुआ था, यह किन किन 3 नदियों के संगम पर आयोजित हुआ था, तो आपको ध्यान से बताना होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती। जब आप जाओगे तो आपको भी सरस्वती नदी नहीं दिखेगी, चिंता मत करो कि तुम इस अदृश्य नदी को देख लोगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है यहाँ पर अदृश्य है, विलोपित हो चुकी हैं। समझ गए बात को? तो पर 3 नदियों का आंसर तुम्हें टिक करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आंसर सही जाएगा। दूसरा देखो, एक प्रश्न बनाता है कि गंगा नदी कहां से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हरिद्वार। समझ गए बात को? तो यह स्थल जो है आपको देखने को मिल जाएगा हरिद्वार, जो कि शिवालिक पर्वतमाला के तल पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी बनता हुआ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार के कुंभ का आयोजन होता है। समझ गए बात को? उत्तराखंड की बात हो रही है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं नासिक की। नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अमृत कलश की एक बूंद नासिक में भी गिरी थी, और नासिक के पास में ही आप नासिक ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपसे बोल सकता हूं कि गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ यह जो नासिक है, इस पर स्नान करने के पश्चात आप जब जो है त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कहा जाता है।
तो इस तरीके से तीसरा जो कुंभ आयोजित होता है वह आपका नासिक, और चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका होता है हमारे उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो चौथा कुंभ कहाँ होगा? क्षिप्रा नदी के किनारे। एक तरीके से दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर का ये जो है ज्योतिर्लिंग है, और इसी आधार पर बोलो महाकाल बाबा की जय, बोल दो एक बार फटाफट। ठीक, यहीं पर एक और विशेष महत्व है। देखो यहाँ पर लिखा है कि महाकालेश्वर और क्षिप्रा नदी का संगम उज्जैन, इसे विजयनगर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ज्योतिष की दृष्टि से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 0 डिग्री का केंद्र, मंगलनाथ का नाम आपने सुना होगा, समझ गए बात को? तो वही 0 डिग्री का केंद्र है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और क्षिप्रा नदी में स्नान का जो है विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि वीआईपी कल्चर जिस प्रकार से हमारे समाज में पड़ रहा है, उस वीआईपी कल्चर में अब आप जो है शिवलिंग का अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। बड़ी दूर दराज से बड़े सारे लोग बड़ी मेहनत बड़े जतन के साथ आते हैं, और विद इन सेकंड जो है उनको भगा दिया जाता है। ये भी एक चैलेंजिंग बातें हैं, पर ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल आपको मैंने एक अच्छा दृष्टिकोण दे दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपके लिए बता दिया है कि किस प्रकार से आप जो है महाकुंभ से संबंधित इन 4 पवित्र स्थानों को समझेंगे। थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया। अब हम उस टॉपिक की तरफ शिफ्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है आपका अपराध का बदलता परिदृश्य, अर्थात महिलाओं के प्रति अपराध की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? महिलाओं के प्रति अपराध की चर्चा हो रही है, और इस टॉपिक को अब आपको यहां से अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट करना है। जो अभ्यर्थी मेंस देने जाएंगे, जो अभ्यर्थी आगामी मेंस देंगे, उनको इन टॉपिकों को विस्तार पूर्वक समझना है। मैंने आपको फिर से बोला है 360 एंड सेलेक्टिव में हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके पास कंटेंट भी आए, कॉन्सेप्ट भी आए, और आंसर राइटिंग के लिए पर्याप्त कंटेंट आ जाए। ठीक है, चलिए। तो इस आधार पर जो चेंजिंग सिनारियो ऑफ क्राइम अगेंस्ट जो है वुमन के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इस पर चिंता खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी। लाल किले की प्राचीर से जब वह अपना भाषण दे रहे थे, अपने वक्तव्यों को सुना रहे थे, तब उन्होंने एक चिंता व्यक्त करी। उनकी चिंता कुछ इस प्रकार से थी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि जिस प्रकार से आज ये डीप फेक का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। डीप फेक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो डीप फेक में इवन मोदी जी के भी कई लोगों के साथ डांस करते हुए वीडियो लोग बना देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनको शायद उन्होंने कभी नाम, मतलब नाम तो ठीक है, देखा तक नहीं हो कहीं पर, उन लोगों के साथ में। उसी के साथ साथ ध्यान से सुनना कि जिस प्रकार से ये जो सॉफ्ट फोन का धंधा चल रहा है हमारे यहाँ, फोन जो पूरे तरीके से हमारे यहाँ पर बैन कर दिया गया है। नहीं तो पहले आप गूगल में भी, यूट्यूब में भी इनको जो है बड़ी इजीली अवेलेबल कर लेते थे। टेलीग्राम की यदि मैं आपसे बात करूं, तो टेलीग्राम सबसे बड़ा भंडार हुआ करता था, पर अब टेलीग्राम में भी उसका दूसरा वर्जन जो है प्रस्तुतिकरण जो है किया जाने लगा। जैसे मैंने आपको बोला टेराबाइट, इन लिंक को जब आप चेक करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। उसके बावजूद, ध्यान से सुनना, उसके बावजूद अपनी एक समाज में कमियां हैं। इन कमियों के संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करूं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय है, इस बारे में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जरूरत की बात पर जो है यह जो है बल दिया था। पर क्या वाकई में, ध्यान से देखना, क्या अपराधियों पर लगाम लगी? मतलब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, बावजूद इसके देश में इस प्रकार की घटनाएं रुक रही हैं या नहीं रुक रही हैं, इन पर भी अभी आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ठीक, बिल्कुल। सब आपको कंटेंट देखते, जो लोग यदि हमारे बैच पे नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे बोलूंगा बैच पे पहले बात तो जुड़ जाओ, और आपको सारा कंटेंट पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पर यदि आप को हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, तो मैं कहूंगा इन वीडियोस को अच्छे से देखकर इनको लिखो। पर यही बेहतर तरीका है कि बैच में जुड़ जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा इसके अलावा। एक और घटना सामने आई थी बीते कुछ दिनों पहले मेरे प्यारे बच्चों, उस पर एक वक्तव्य स्टेटमेंट है, देखो कि झूठ नहीं बोलेंगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेंगे पर्वत शिखरों पर बची हुई थोड़ी सी बर्फ। झूठ नहीं बोलेंगी हवाएं,
झूठ नहीं बोलेंगी पर्वत शिखरों पर बची हुई थोड़ी सी बर्फ, और झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदा पत्ते। झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदा पत्ते। उनसे पूछो सुमित्रा के मुंह में चीथड़े ठूस कर उसे कहां तक घसीटती ले गई उनकी जीप, उनके पीछे बांध कर। अर्थात ये उस दयनीय स्थिति को दर्शा रहा है किस प्रकार ऐसे अपराध करने वाले, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग और बर्बरता से पेश आते हैं। ऐसे तो आक्रमण मंगोल करा करते थे कभी भारत पे। तो इसी आधार पर स्त्रियों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को इंगित करती ये पंक्तियां रूह को कपा देने वाली हैं। हालांकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिला एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार हो रही है। हमारी विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी जो है आपको व्याप्त होते हुए दिखते हैं। मतलब ये दृष्टिकोण आज भी उतना बदला नहीं है जितना बदला जाना चाहिए था, ये जितना परिवर्तित होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए बात को? इसी के साथ यहाँ पर देखो, आप मेरे ऊपर आई थिंक देख पा रहे होंगे, नहीं है तो मैं इसको हटाता हूं अपने आप को। देखो अब शायद दिख रहा हो कि वुमन वायलेंस लिखा है। महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा दुनिया के सर्वाधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक मानी जाती है। अर्थात दुनिया का कोई सा ऐसा कोना अछूता नहीं है जहां पर महिलाओं के प्रति एक तरीके से ये अपराध ना होते। पर बात ये नहीं है कि ऐसे अपराध बहुत जरूरी हैं या होने ही चाहिए। उसी के साथ दो पिक्चर आपके स्क्रीन पर और दिख रही होंगी। इन पिक्चरों को जब आप देखोगे तब आप इस बिंदु पर शायद कंक्लूड कर पाओ अपने आप को कि क्या वाकई में भारतीय समाज विकसित हो रहा है। क्या यह वही भारत है जिसकी परिकल्पना आप 2047 तक कर रहे हैं? क्या यह वही भारत है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं? 2012 दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना आप सभी को आज भी जो है कानों में गूंजती है। निर्भया की मां जिस प्रकार से आज भी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि न्याय की अपेक्षा में अदालतों की चौखटों के दरवाजे पर नाक रगड़ रगड़ के थक गई थी, उसी के बाद 2024 में कोलकाता रेप और मर्डर केस आपने अभी अभी ही सुना है। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हमारी गलती है कि क्या आपकी गलती है कि क्या समाज की गलती है? हम सभी को अच्छे से इस पर जो है विचार विमर्श करना होगा। उसी के साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हालिया रिपोर्ट आती है, या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हालिया रिपोर्ट आती है, वह यह भी दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चों कि अब धीरे धीरे जो अपराध हैं इनका रिकॉर्ड जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कम नहीं हो रहा है, इस बात को समझो। पहले क्या हुआ, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे सरकारें आपको कुछ चीजें गिनाती हैं कि हम पिछले 12 वर्षों में क्या थे, अभी क्या है ये देखिए। सरकारें आपको कई बार बोलती हैं, मैं तब भी आपको रोकता हूं पढ़ाने के समय, मैं बोलता हूं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पिछले जो है 100 वर्षों में, 40 वर्षों में क्या हुआ। हमें बात करनी है आज की, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज की बात करनी है कि क्या यहाँ पर हम कुछ सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो में की भारत में अपराध 2022 नाम से एक रिपोर्ट जारी होती है, और इसमें देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बीते वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि दर्ज हुई। अब ये नए रिकॉर्ड्स ही हैं, इतने पुराने कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, रिपोर्ट्स लेट आती हैं, ऐसे समझो। 4% की वृद्धि हुई। मतलब ऐसा मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जहां पहले ये मोटे तौर पर आप मान के चलिए लगभग 64% था, वो आज लगभग जो है 66% जो है आपको होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसे मान लेते हैं कि पहले 100 में से 64 महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे थे, तो अब 66 महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं। अपराध का ये जो प्रकृति है, ये जो परिदृश्य है, यह कुछ अलग होता हुआ दिख रहा है, अलग अलग तरीके से होता हुआ दिख रहा है, जिनमें से एक नाम आता है सॉफ्ट पोर्न का। समझे बात को? तो उसी के साथ ये कुछ रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर, इनको पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपको ये
एक तरीके से अपने आंसर्स में रखना जरूरी होता है, उनमें बताना जरूरी होता है कि किस आधार पर। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2021 में जहां महिलाओं पर हिंसा 4,28,278 मामले दर्ज हुए, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,45,256 पर पहुंच गया। इस प्रकार से जो है हिंसा के लगभग 16,978 अधिक मामले सामने आए। और इसी के साथ ध्यान से सुनना कि आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 2022 में प्रत्येक घंटे लगभग 51 प्राथमिकी जो है दर्ज हुई, मतलब एफआईआर की बात हो रही है। ये तो वो एफआईआर है मेरे प्यारे बच्चों जो दर्ज हुई, जो नहीं हुई, जो रिकॉर्ड नहीं मिले, जिनको दर्ज नहीं कराने दिया गया, वो तो अलग है। अभी हाल ही में छतरपुर में एक और घटना सामने आई थी जहां पर एक वकील के अगेंस्ट में एक महिला आरोप लगाती हुई दिख रही थी। हालांकि जो वहां की पुलिस है वह उसका जो है केस दाखिल ही नहीं कर रही थी। तो ऐसे कोई एक अकेले मामले नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जहां पर एक निम्न वर्ग का मध्यम वर्गीय आदमी जो है ना, इन अदालतों के, इन पुलिस चौकियों की नाक रगड़ रगड़ के मर जाता है। अमीर वर्ग को कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से समझो, क्योंकि वो क्या है, वो तो किसी व्यक्ति ने यदि मान के चलो किसी के ऊपर कार भी चढ़ा दी तो वो उसको भी बदल देते हैं, बोले नहीं इसने नहीं चढ़ाई, पुलिस जो है वो गलत आदमी को पकड़ लिए, हमारे ड्राइवर ने कार चढ़ाई थी, वो तो बैठा ही नहीं था, जबकि सभी लोगों ने स्पष्ट देखा, स्पष्ट वीडियो बनाया, सब कुछ करा, पर तब भी एक धूल झोंकी जाती है सामने से और कहा जाता है कि देखो ये वो नहीं था, ये तो ड्राइवर था जिसने करा। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं। और निम्न वर्ग की मैं आपसे बात बोलता हूं कि ठीक रख लो भाई साहब, जितने दिन जेल में रखना कोई दिक्कत नहीं, तिहाड़ में रखना रख लो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ोगे। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, आप लोग हैं सामने तो मैं आपको सुनाता हूँ, 2 मिनट के लिए सुनिएगा। एक बड़ी जो है, एक बार हम लोग निकल रहे थे, जब हमने, अब आप लोग तो अभी अभी भंवरकुआ तरफ शिफ्ट हुए हैं तो हम उनमें नहीं कह सकते, लगभग 6 से 8 साल पहले की बात है। 6 से 8 साल पहले भंवरकुआ में जो आप देखते हैं कि जिस प्रकार से इतने सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, तो हम लोग निकल रहे थे तो बहुत जम से मतलब पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ में एक लड़के को दे कुटाई करी जा रही थी, दे कुटाई करी जा रही थी। जब भीड़ लगती है तो अमूमन आप सब लोग, हम लोग भी रुकते हैं कि बोले ऐसा क्या हुआ। तो जब मैं खड़ा हुआ, मैंने पूछा क्या हुआ ऐसा, तब ये पता चला कि हॉस्टल में रह रही कोई लड़की जो कि बीमार थी, जिसकी हाथों में एक तरीके से वो बोलते हैं ना बॉटल्स लगती हैं, तो वो जो पिन रहती है, वो जो भी कहते हैं उसको, निडल्स, वो लगी हुई थी। पुलिस या प्रत्यक्षदर्शियों का वहां पर जो कह रहे थे लोग, वो ये बता रहे थे कि लड़की शायद सोने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान यहाँ का जो हॉस्टल में खाना बनाने वाला लड़का था एक जो है, वो लड़का इस पर जो है दूसरे तरीके से एक फोर्सफुली जो है बहुत सारी कोशिश करने की प्रयास कर रहा था। इसलिए पुलिस वाले उसको बिल्कुल, एक पुलिस वाले भी ऐसे नहीं होते, जब मारने में आते हैं ना तो अच्छे अच्छे की चीथड़े उड़ा देते हैं। पुलिस वाले यकीन से मैं कह रहा हूँ इतना बुरा उसको मार रहे थे, इतना बुरा उसको मार रहे थे, पर उसके चेहरे में मेरे को कहीं पर शिकन नहीं दिख रही थी, मतलब जो पिटाई खा रहा था। पॉइंट को समझ रहे हो कि कुछ अपराधी इस हद तक होते हैं कि उनको तुम मार डालो, उनका तुम गला घोंट दो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये बोलता हूं कि ये जो लोग हैं, ये कैसे इस तरीके से लोग परिवर्तित हुए, ये भी एक चिंता का विषय होता है बच्चों। ये इस तरीके से के लोग किस तरीके से भारतीय समाज का अवमूल्यन कर रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। हाल में एक और घटना सामने आई थी जहां पर एक बच्चियों का रेप करने वाला, आई थिंक देवास या उज्जैन का मामला है, जहां पर उसे जो है कोर्ट ने बरी कर दिया, वापस उसने जाकर वही काम करा। तो प्रश्न ये भी उठता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति क्या होती है। तो आइए फटाफट देख लीजिए कि हिंसा का जो वर्गीकरण है महिलाओं के विरुद्ध, वह कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आपराधिक हिंसा की बात होती है, तो जैसे हम आपराधिक मतलब क्रिमिनल वायलेंस, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में डेटा ऑलमोस्ट में रखने का प्रयास करता हूं, तो देखना आप आराम से। जैसे बलात्कार की बात हो गई, अपहरण की बात हो गई, हत्या की बात हो गई, रेप, किडनैपिंग और मर्डर। अमूमन एक ऐसी घटनाएं हैं कि रेप होता है या किडनैप होता है, कोई किसी व्यक्ति को किडनैप करा जाता है, रेप होता है, फिर उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। और उसी के साथ साथ घरेलू हिंसा की बात आती है। घरेलू हिंसा आज के टाइम पर सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जैसे इसमें दहेज संबंधी हिंसा की बात होती है, तुम कम दहेज लेके आई थी वो वाली बात, पत्नी को पीटने की बात आती है, लैंगिक दुर्व्यवहार की बात आती है,
विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बात आती है। समाज की हिंसा की बात भी आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। घरेलू हिंसा को अलग से परिभाषित करा गया है और आपके सिलेबस का एक अच्छा खासा पार्ट है, तो उसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी पुत्रवधू को मादा भ्रूण की जो है हत्या की बात आती है, जिसे फीमेल फोस्टिसाइड की बात बोलते हैं अपन, के लिए बाध्य करना। महिलाओं से छेड़छाड़ की बात आती है। महिलाओं को जो है संपत्ति में हक ना देने की बात आती है। अल्पवयस्क विधवा जो है को सती होने के लिए बाध्य करना। पुत्रवधू को अधिक दहेज के लिए सताना। और बात आती है साइबर उत्पीड़न की। मतलब एक आपत्तिजनक, जैसे आप देखते हैं ना, मैंने आपको बोला था कि आप भी इसका शिकार हो सकती हैं। ध्यान से सुनना लड़कियों, आप और कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो अपने मोबाइल्स पर कुछ प्राइवेट वीडियोस रखते हैं, या कभी कभी ट्रस्टेबल पर्सन के साथ आप चले जाते हैं। तो जब आप उनके साथ जाते हैं, आप उनके साथ रुकते हैं, तो आपका कुछ ऐसे जो है कुछ वीडियो जो होते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं, मैं ना बोलूं तो अच्छा है, उसका हवाला देकर वो कई बार जो है आपसे ऐसे अपराध भी करवाते हैं। तो कहने का ये मीनिंग होता है कि ये जो अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, ये महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की प्रकृति को दर्शाते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, यह आपराधिक रूप में हो सकता है, घरेलू हिंसा के रूप में हो सकता है, और सामाजिक हिंसा मतलब जिसे समाज के सहयोग मिल रहा हो, उसको सामाजिक हिंसा का दृष्टिकोण कह दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक उस जो वक्तव्य है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसको चरितार्थ करते हुए नहीं दिखती। समझे बात को? चलो, अब बात आती है कि सर महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के प्रमुख कारण क्या हैं। तो चलो फटाफट एक एक कारण पर मैं विस्तार पूर्वक अभी अध्ययन करवाता हूं आपको। पहले तो आप सभी लोग मुझे बता दो कि हाँ सभी लोग लाइव हो, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। पीडीएफ मिलने का ये अर्थ नहीं है कि तुम लोग लिखोगे नहीं, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पीडीएफ मिलने का ये अर्थ है कि तुम इसे लिखो, क्योंकि बिना लिखे तुम इस भवसागर से नहीं तरोगे। और जिन लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो होमवर्क कर लो टाइम से, क्योंकि अब आपका जो लेक्चर्स है वो धीरे धीरे मैं बढ़ा दूंगा बच्चों। आप पता है फिर मैं स्पीड अप करता हूं तो फिर आप लोग बहुत पीछे हो जाते हो। अभी मुझे पता है कुछ आलस कर रहे हैं, कुछ घर में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं रिजल्ट आ जाए तब पढ़ाई करेंगे, और तब पढ़ाई नहीं होती। कितनी बार समझाया है, पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, छोटा छोटा पढ़िए, इससे आप याद कर लेंगे, आप लिखना सीख जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। नहीं तो घर में बैठे जो है मक्खियां मारने से कुछ नहीं होने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारणों की चर्चा मैं फटाफट आपसे करता हूं, जिनमें सबसे पहली बात आती है पितृसत्तात्मक मानसिकता की बात आती है। मतलब ऐसा समाज, ऐसा घर बोल सकते हैं जहां पर जो है पिता की ज्यादा चलती है। तो पितृसत्तात्मक मानसिकता मतलब फीमेल्स को, जो मेल्स को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो जो बोलते हैं वो सही है। अब वो गलत को भी सही बोल दें तो बोले गलत जो है गलत नहीं है, सही है, मान लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपराध के पीछे कारण माना जा सकता है, या हिंसा के पीछे कारण माना जा सकता है। हालांकि पुरुष और महिलाओं के बीच जो शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण है, इसे भी एक उत्तरदायी कारणों में माना जाता है। मतलब लड़के को हो सकता है, घर में आप भी फील करते होंगे कि कोई भाई होगा तो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, पर एक बहन होगी तो शायद उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप जब यही सब चीजें ऑफिस वर्क में करने जाते हैं तब भी आपको देखने को मिलता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को जो है कम सैलरी दी जाती है और पुरुषों को जो है सेम काम के लिए ज्यादा सैलरी दी जाती है। तो ये भी कारण एक हो सकता है। और इसमें जो भी मैं बता रहा हूं, इसको सिर्फ पुरुषों से जोड़कर नहीं देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई बार अपराध के पीछे या हिंसा के पीछे स्वयं महिला भी कारण होती है। आप जब किसी घर में आप इस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगी या करेंगे, तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि वही सास जो पहले माँ थी, वो आज जो है अपनी बहू के साथ इन सारी हिंसाओं पर सपोर्ट करती हुई आपको दिखेगी, या वही करवा भी रही होगी। मैं कुछ हद तक ये भी कह सकता हूं। तो इसी के साथ लैंगिक जागरूकता का अभाव की बात होती है। लैंगिक जागरूकता क्या होती है, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए आज जो हम बोल रहे हैं ना कि लैक ऑफ जेंडर अवेयरनेस बहुत है हमारे समाज में, आपको लगता है, मतलब कई बार जब आप इन स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो आपके विज्ञान या साइंस वाले टॉपिक्स हैं
वो आपको मेल फैकल्टी पढ़ाती हुई आपको दिख जाएगी। ज्यादातर केसेस यही रहते हैं। अब जब ये मेल फैकल्टी आपको पढ़ाती हुई दिख रही है, तो कई जो बालिकाएं हैं, लड़के तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हें पूछने की छूट नहीं दी जा सकती, नहीं तो वो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। पर जब मेल टीचर साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और खासकर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, और वहां पर एक फीमेल जो बच्ची है, स्टूडेंट है, वह क्रॉस क्वेश्चनिंग में डर जाती है। उसी के साथ हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनमें जब भी ये टॉपिक्स आते हैं, ह्यूमन पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के टॉपिक्स आते हैं, लोग बड़े असहज हो जाते हैं। तो जब तक इन विषयों में जागरूकता नहीं होगी, आप इसको जो है दूसरे संदर्भ में तुरंत जोड़ के देखते हैं। और जिस प्रकार से ये जो गलत कंटेंट हमारे समाज में परोसा गया है, इससे हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वह बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। बाकी स्कूल के बच्चे यदि सुन रहे हो किसी घर के, तो वो समझ जाएंगे। वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो सारी मर्यादाओं को भूलने के लिए तैयार भी रहते हैं, और उसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। उसके बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तिकरण होना, बिल्कुल सही बात है। आज भी हमें अब जाकर, ध्यान से सुनना, अब जाके संसद में जो है 1/3 का रूल लाया जा रहा है, मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण की बात कही जा रही है। तो यही राजनेता जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, यह पहले से भी तो इस बिल को प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति मिलना। मौन सहमति का अर्थ समझते हैं? लोग रोकना नहीं चाहते, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, लोग देखना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, वायरल करना चाहते हैं, लोग रोकना नहीं चाहते। आपके सामने की भी घटना होगी। इंदौर का एक इससे बड़ा वीडियो रिलीज हुआ था कुछ समय पहले, जहां पर एक फुटपाथ में क्या हो रहा था आपको पता होगा, देख लेना। नहीं तो उसका वीडियो बना रहे थे लोग, इंदौर के ही लोग, उसे रोक नहीं रहे थे। तो ये मौन सहमति तो हुई, ये समाज चाहता तो रोक सकता था कि पब्लिक प्लेस में ये क्या चल रहा है। समझ गए बात को? उसके साथ समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को, ये तो हो गया। फिर पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति जो है अत्यधिक सुभेद्य होने की बात आती है। तो जब निर्भरता बढ़ जाए आपकी किसी के ऊपर, आप समझना कि आपकी सुभेद्यता अधिक हो जाएगी। मतलब आप हो सकता है खिलौने की गुड़िया बन सकते हैं। इसलिए बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए। क्या बनिए? आत्मनिर्भर बनिए। उसके बाद में कानूनों का कुशल कार्यान्वयन ना होना, ये तो सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना, ठीक है भाई, मार दिया कोई बात नहीं, सह लो, वो वाली बात। लिंग भूमिकाओं से संबंधित रोनियां, तो ये भी एक है। और महिलाओं की भूमिका भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना, मतलब रोटी और जो है एक तरीके से चूल्हा फूकने के लिए ही है तुम, और जो है बच्चे संभालने के लिए, वो वाली बात होती है बच्चों। इसी का इंग्लिश वर्जन ये है। कुछ जो केसेस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक माँ आज भी अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अदालतों के पर जो है एड़ियां रगड़ रही है। बावजूद इसके कोशिश तो बहुत करी जाती हैं, प्रयास तो बहुत करे जाते हैं, पर हिंसा को रोकना आज भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बाल हिंसा के खिलाफ, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कुछ पहले करी हैं। जैसे देखो, बाल हिंसा को रोकने के खिलाफ क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम लाया गया, और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे आप पॉक्सो के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? तो कहने का ये मतलब है कि बालकों के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए, बालकों इन द सेंस बालक बालिका यहाँ पर सब आ रहे हैं, समझना मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि ये अपराध केवल लड़कियों के प्रति होते हैं, इस बात को भी समझिए। जेंडर स्पेसिफिक अपने आप को करना बंद करिए थोड़ा सा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं। आप किसी भी चीज को दो दृष्टिकोण से समझते हैं, एक कि नहीं भैया लड़कों के लिए ही है पूरी क्लास, जी नहीं, लड़कियों अकेले के लिए नहीं है, लड़कों के साथ भी कई बार ऐसे केस होते हैं।
ठीक है। चलो उसके बाद में महिलाओं को अपमानित करने के खिलाफ की बात आ रही है, तो महिलाओं को का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 लेके आया गया, ताकि जो है गलत तरीके से जो है उन्हें अपमानित ना करा जाए, देखा ना जाए, पिक्चर ना ली जाए इत्यादि की बात होती है। वहीं केंद्र सरकार ने कुछ पहल करी थी मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें बात आती है निर्भया फंड की। उसके साथ यौन अपराधों के लिए जो है जांच ट्रैक ट्रैक प्रणाली लागू करी गई, यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करा गया, और उसी के साथ साथ साइबर अपराध पोर्टल लॉन्च करा गया, वन स्टॉप सेंटर लॉन्च करा गया, और महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन करा गया। मतलब कहीं से भी आप इस हेल्पलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं और सलाह मांग सकते हैं। निर्भया फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि विशेष फंडिंग के आधार पर हम जो है विशेष कार्यों का जो है आयोजन करवा सकते हैं। मतलब इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए संसद या सरकार के द्वारा पृथक से फंडिंग कर दी गई, तो ये भी चलिए स्वागत योग्य निर्णय है, मान लेते हैं। देखते चलना, यौन अपराधों की जांच के लिए ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर दी गई, तो बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से जो भी अपराध हैं उनको ट्रैक करा जाने लगा। जैसे मैं कहूं कि आपसे कि जैसे आप ऑनलाइन अपराध होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट को जो है बंद करा जाने लगा। यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाने लग गया कि ऐसे किसी प्रकार के किसी ने अपराध करे हैं तो उनके डेटा एक जगह रखे जाएं, ताकि भविष्य में यदि कुछ ऐसा होता है तो फटाफट उस डेटा की मदद ली जाए, ये पता करा जाए कि ये जो है जानबूझकर या आदतन अपराधी तो नहीं है, वो वाली बात हो रही है। उसी के बाद साइबर अपराध पोर्टल लॉन्च करा गया, जहां पर ऑनलाइन अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मंच, जिसमें विभिन्न राज्यों में साइबर अपराधों फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्पित जो है समर्थित जो है किया गया। हालांकि अब कुछ यौन जो एक तरीके से अश्लील सामग्रियां हैं जो लोग स्वयं परोस रहे हैं, जिनको मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि जो लोग आज के जमाने में समझते हैं कि किडनी और लीवर ही प्राइवेट पार्ट है, उन पर अब कौन सा आप अपराध का बोध लगा देंगे। पॉइंट को समझ रहे हैं बात को। चैलेंजेस बहुत हैं, अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और महिला हेल्पलाइन जो वन, एक तो ये आता है कि वन स्टॉप सेंटर जो आता है बच्चों, इसमें आप जाइए, बढ़िया आनंद उठाइए, बिल्कुल वहां पर काम करने वाले आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। मतलब हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने की एक योजना है। बिल्कुल, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ही ये प्रावधान, अच्छे से पढ़ना, मिल जाएगा, चिंता मत करो। महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण की बात आती है तो भैया अच्छी बात है, पर बात होती है कि इसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, मानव अधिकार आयोग की, किसकी बात होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। ध्यान से सुनते चलो, सारे टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स आराम से बनेंगे, बस इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, टॉपिक की समझ विकसित हो जाएगी और उसी के साथ साथ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना करी गई। संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे जीवन जीने का अधिकार की बात हो गई, स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो गई, समानता के अधिकार की बात हो गई, इन सब के रक्षा के लिए यह प्रहरी के रूप में कार्य करता है। समझना मेरी बात को। पर यहाँ पर मैंने अभी एक टॉपिक आपको दिया था थोड़ी देर पहले, यदि आपको याद आ रहा हो, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये समाज की सोच गंदी है, ये तो ट्रेंड है या मेरा अधिकार है। मैंने आपको बोला था सारे टॉपिक रेलेवेंट हैं, ध्यान से सुनना। मानव का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है, उसकी स्वतंत्रता अपना एक अधिकार है। पर जिस प्रकार से ये जो डार्क कॉमेडी वाली चर्चा हुई और जिस प्रकार से ये चर्चाएं हुई, ये मानव के किसी भी अधिकार की श्रेणी में नहीं आते। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ोगे, जब भी अच्छे से समझोगे, उन पर एक स्टार लगा है, अच्छे से पढ़ने वाला या पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला दोनों चाहिए। फिर से बोल रहा हूं कि जब आप उनको पढ़ेंगे तो सभी जितने अधिकार मिले हैं उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है, ये आपका फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं आएगा। पॉइंट को समझना, ये आपके फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं आएगा। जहां पर बोलने का अधिकार है आपको, बिल्कुल सही बात है, पर आप समाज को विकृत करें, जैसे मैंने लिखा है, देखो कि भाई साहब ये डार्क कॉमेडी नहीं है, शुद्ध मानसिक विकृति है जो देश के नव युवकों के मन और तन दोनों को खोखला कर रही है। उसी का एक अगला प्रस्तुतिकरण ये कुछ इस प्रकार से है कि ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वतंत्रता से ये जीने के अधिकार की श्रेणी में ये नहीं आता जो समाज को विकृत करे।
जो किसको विकृत करे? समाज को। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग होना जरूरी है, पर कौन सा आपका अधिकार है इसको आपको समझना भी जरूरी है। आ रहा है मजा कि नहीं टॉपिक में? एक बार कमेंट कर दो थोड़ा सा फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल। ठीक, चलिए। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। स्थापना हुई और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, बिल्कुल बेशक यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इनकी रक्षा के लिए मानवाधिकार से संपर्क कर सकते हैं। यह आयोग आपका पूरा समर्थन करेगा, इस बात को ध्यान में रखना। पर क्या आपके अधिकार हैं इनको जानना जरूरी है। उसके बाद में बात आती है राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है बच्चों? देखो, महिला जो है, महिला अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने की बात आएगी, क्योंकि जो इस प्रकार से यदि कोई घटनाएं हो रही हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संज्ञान ले सकता है, या स्वतः संज्ञान जो है ले सकता है। उसी के साथ साथ सरकार के द्वारा जो नीतियां, कानून या कार्यक्रम आदि बनाए जा रहे हैं, इनकी समीक्षा करना भी इसका कार्य होता है, मतलब इनका इवेल्युएशन करने की बात आ रही है। उसके बाद शिकायतों का निवारण की बात होती है। यदि कोई महिला यहाँ पर शिकायत कर रही है तो टाइम से उसका जो है उस शिकायत को सुनना और उसको जो है न्याय दिलाने की बात आती है। उसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना भी इसका एक कार्य होता है, कि धीरे धीरे मैं वही बोल रहा हूं ना कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है अथवा गिरावट आ रही है, इस पर चर्चा की बात होती है। और जागरूकता और प्रशिक्षण का दौर तो बिल्कुल नियमित तौर से जरूरी होता है, आज भी जरूरी है, आगे भी जरूरी होगा, और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जो है अवेयरनेस 100% इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो शायद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक, चलिए। अब बात आती है कि कानूनी और नीतिगत पहल के बावजूद महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां क्यों हैं? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका विश्लेषण करूंगा या इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहली बात आती है, देखो कि यहाँ पर लिखा है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया और यौन अपराधियों के लिए नरम मापदंड की बात आती है। lengthy legal process and lenient punishment for the sexual offenders। बात यह आ रही है कि जिस तरीके से जब निर्भया कांड हुआ था बच्चों, तो वाकई में जो पुलिस बल था, जो वहां की कानून व्यवस्था थी, उसने हर संभव प्रयास करके, ध्यान से सुनना, उसने हर संभव प्रयास करके अपराधियों को जो है एक तरीके से कड़ी सजा दिलाने का हर संभव प्रयास कर। पर बावजूद इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो नरम व्यवस्थाएं हैं खासकर अपराधियों के लिए, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात आती है, इसके चलते इन अपराधियों को छोड़ भी दिया गया। अब पूरों को नहीं छोड़ा गया, कुछ लोगों को जो है एक तरीके से बाल सुधार गृह में डाल दिया गया, कुछ लोगों को जो है लॉन्ग टर्म पनिशमेंट दे दिया गया, पर कुछ लोग स्वयं से मर गए, ऐसा भी हुआ। पर वो जो न्याय मिलना था वो नहीं मिला। यदि न्याय मिला होता तो शायद निर्भया की मां इतने दिनों तक भटक नहीं रही होती। समझ गए बात को? ढीली दोष सिद्ध प्रक्रिया, ढीली दोष सिद्ध प्रक्रिया, ध्यान से सुनना। दोष सिद्ध मतलब क्या है? आपने एक अपराध करा है और आप एक दोषी हैं, इन दोनों में अंतर है बच्चों। समझना, आपने एक अपराध करा है और आप दोषी हो गए या दोष सिद्ध हो गए, इसमें बहुत अंतर होता है। तो जब हमारे यहाँ इस प्रक्रिया को सिद्ध करने की बात आती है तो कई बार वर्षों लग जाते हैं, और कई बार तो पीड़ित स्वयं इस दुनिया को छोड़कर परलोक चला जाता है। क्योंकि जो दोष सिद्ध प्रक्रिया है, केस डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है कोर्ट में। जो पिक्चरों में तुम देखते हो, वेब सीरीज में जो तुम देखते हो, आश्रम जो आने वाली है ना, ये सब वेब सीरीज ही हैं। अभी जिन अपराधियों के लिए इस तरीके के, जिन लोगों ने इतने जघन्य अपराध करे, वो भी बेल पर घूम रहे हैं। समझ रहे हो बात को? उसके बाद आधे अधूरे मन से कार्यान्वयन की बात आती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात करी थी कि कानून तो है, ये ढेर सारे कानून जिन पर चर्चा करी, विस्तार पूर्वक चर्चा करी, या मैं तो कहता हूं मैं दो दो क्लास तुमको इनमें अकेले बना के दे दूं, इन क्लासेस में जो कानून है। पर इन कानून को जब क्रियान्वयन की बात आती है तब इसमें बड़ी समस्याएं हैं। कई बार तो मैंने बोला कि तुम जाओगे थाने, तुम बोलोगे हमारे साथ ही ऐसा हुआ, तो लोग पूछते हैं अच्छा बताओ कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन था।
इतना डिटेलिंग कर करके वो ऐसे पूछेंगे, इतना इंटरेस्ट लेके वो पूछेंगे कि आपको लगेगा कि अपराध मेरे साथ हुआ है कि इसके साथ होना चाहिए था। समझे बात को? कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो आधे अधूरे मन से जो लोग काम करते हैं, अमीर के यहाँ का कुत्ता भी खो गया ना तो लोग उसकी चिंता में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लग जाता है। और तुम्हारा एक मोबाइल गिर गया, ये मैं तो कहता हूं चोरी हो गया, और तुम उस चोरी हुई मोबाइल की रिपोर्ट लिखाने कभी थाने पे जाना, पुलिस वाले तुमको फोर्स करेंगे, तुमको बोलेंगे कि ये नहीं बेटा लिख दो, गिर गया, हम कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ चोर को पकड़ेंगे? कभी जाके देखना, अंदाजा करना। ये सारे प्रैक्टिकल चीजें ही जो मैं आपको बताता हूँ, समझ गए बात को? उसके बाद में देखो, सार्वजनिक धन का अप्रभावी उपयोग की बात आती है। निर्भया फंड में 100% वृद्धि के बावजूद, निर्भया फंड सरकार ने बनाया, स्वागत योग्य निर्णय, पर उस फंड का भी लोग उपयोग नहीं कर पाए। लोग कौन? एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे को वो फंड मिलेगा, जी नहीं। समझे बात को? और झूठे आरोप, कई बार तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। मतलब जो वाकई में अपराधी है, ध्यान से सुनना, जो वाकई में अपराधी है उसको कोई दंड नहीं मिल रहा है, या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं जा रही। बड़े बड़े लोग, ये जो बड़े बड़े दिखते हैं, बोलते हैं ना नाम बड़े दर्शन छोटे, इनके खिलाफ एक नहीं कई केस हैं, और कई रेप के केस। बावजूद इसके, ध्यान से सुनना, इनका कुछ नहीं होगा। और तुमने किसी धोखे से किसी लड़की को छू तक दिया, और तुम्हारे ऊपर उसने जो है रेप का केस लगवा दिया, पुलिस चीथड़ा उड़ा देगी तुम्हारे। देख लिया तो पुलिस चीथड़े उड़ा सकती है। तो कहने का यह मतलब है कि जो सीधा साधा व्यक्ति है उसके लिए न्याय बहुत बड़ा है, और जो अपराधी है उसके लिए न्याय कुछ नहीं है। ये जो अंतर है, इस अंतर को पाटना पड़ेगा, इस खाई को कम करना पड़ेगा। उसी के साथ बात आती है, अब जो चर्चा हुई है कि साइबर अपराध हो रहे हैं जिस तरीके से, अभी जो पूरा केस था, जो आपको चर्चा स्टार्ट करी गई थी, वो साइबर अपराध की श्रेणी का ही एक हिस्सा माना जा सकता है। पर ये साइबर अपराध जिस तरीके से होते हैं ना, इनमें जो ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट तैयार करके रखा, आज ही मैंने आई थिंक अपने स्टेटस पे लगाया था, ये एक बड़े न्यूज़पेपर में उसका पूरा चर्चा भी करी थी। उस न्यूज़पेपर में आप पढ़ना, बकायदे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है जिसके साथ साइबर ठगी हुई है। केक ऑर्डर करने के दौरान उसने लगभग 20,000 गंवा दिए हैं। उसके बाद वो साइबर सेल को फोन लगा रहा है तो 1903, जिसके इतना प्रचार कर रही है सरकार, जैसे ही फोन लगा उसके पहले ही चालू हो जाता है वो नंबर जो भी है, वो एंगेज ही आ रहा है, वो लग ही नहीं रहा है। भगवान जाने पूरे साइबर अपराध भारत में हो रहे हैं क्या ऐसा? मतलब इतना एंगेज क्या है कि फोन को उठा के टू टू करने के लिए साइड में रख दिया गया है। दूसरा, चलो तुम छोड़ो, मैं तो कहता हूँ फोन लगाने के बाद तुम चले जाओ साइबर थाने एक बार। तुम्हारे 20,000 यदि गए ना तो पुलिस कम से कम 1,000 रुपए और खर्च करवा देगी तुम्हारे, पर करेगी कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े सेमिनार करते हैं साइबर अपराध वाले के लिए साइबर पुलिस, पूरे इंदौर में, पूरे कॉलेज में, पूरे संस्थानों में, पर वाकई में जब न्याय लेने आप जाओगे तो आपको भी इनकी जो है, इनके यहाँ एड़ियां रगड़नी ना पड़े तो मुझे बताना। बावजूद इसके ये लोग एक मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो इस बात पर सोचनी है, विचारनी है, और सबको सोचना चाहिए, ये सबको प्रश्न खड़े करने चाहिए कि इनको किस बात की सैलरी दी जा रही है, जब ये लोग इतने से काम भी नहीं कर सकते। ये खुद आपसे पूछे, बोलेंगे इतनी सारी डिटेल्स लाओ, तुम खुद से थक जाओगे कि बोलोगे इतनी डिटेल्स मुझे ही देनी थी तो मैं गलत जगह आ गया। देखना कभी जाके। तो ये इसका डिटेल वर्जन है बच्चों। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया। जब भी आप विराग गुप्ता का आर्टिकल देखें, सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे खासे लॉ एक्सपर्ट हैं विराग गुप्ता जी। मैं इनके आर्टिकल्स अमूमन पढ़ता हूँ, जब भी आप देखें तो पढ़ें। वाकई में जिस विश्लेषण के आधार पर संपूर्ण बातों को बतलाते हैं, उससे आप समझेंगे कि कैसी आपको चीजें पढ़नी चाहिए। मैं आपको इसको पढ़ने के लिए आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। आप इसको अच्छे से पढ़ें और साथ में समझें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A देखो निरस्त कर दी थी। आईटी एक्ट कभी आप पढ़ेंगे आगे, आपके अब सिलेबस में तो हटा दिया गया है, पर पहले था।
2019 के पहले आपके जो सिलेबस उसमें आईटी एक्ट अच्छा खासा था। तो आईटी एक्ट 66A की धारा को जब निरस्त कर दिया गया, तो ये जो पुलिसिया बल है, ध्यान से सुनना, धारा 67 की आड़ में गलत तरीके से जो है इसका उपयोग कर रही है। तो ये भी एक बात है कि पुलिस किसका साथ दे रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि अश्लीलता क्या है, कैसे समाज का पतन हो रहा है, जैसे यहाँ पर सोशल एंगल अमित कुमार शर्मा जी जो है बताते हैं कि कॉलेज कॉलेज के कैंपसों में मानवीय मूल्यों के पतन जो है बड़ी वजह बन चुका है। मतलब देखो, अल्टीमेटली टॉपिक वही है, चाहे वो इंडियाज गॉट लेटेंट की बात हो, चाहे वह किसी कुंभ में या किसी मेले में महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करने की बात हो, कॉलेज में जैसे अभी आज का पेपर ही देखा था आई थिंक, तो वहां पर जो एक होली आने वाली है, तो होली के लिए कुछ पैम्पलेट लगाए थे, तो टीचरों ने वो पैम्पलेट को निकाल लिया। तो विद्यार्थी या जो बोलते हैं ना छुटभैये नेता होते हैं, उन छुटभैये नेताओं ने टीचरों को ही कैद कर दिया। ये तो आज के बच्चे हैं, ये बच्चे क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, इनको खुद से सोचिए। हमारे जमाने में शिक्षक को देख के आदमी दूर से भाग जाता था, ये नजर थी, मतलब ये सम्मान था, डर तो अलग था। डर तो ऐसे थे, कुटाई करते, चमड़ी उधेड़ सकते थे टीचर भी, और इतनी पावर उन्हें हमारे घर के लोगों ने तक दे रखी थी, पर सम्मान कम नहीं हुआ कभी टीचरों का। और ये जो छुटभोये भैये बच्चे हैं जो टीचरों को कैद कर देते हैं, ये इनको तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कम से कम गुंडे ही बन जाओ। समझे बात को? तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी बच्चों। इस आधार पे मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, और फिर से कहूंगा कि संस्कृति लोगों को नहीं बनाती, लोग संस्कृति को बनाते हैं। जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप विचारेंगे, जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, और जैसे हम सब मिलकर रहेंगे, वही हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति का सम्मान करना, अभिरक्षा करना, बढ़ावा देना आपका एक दायित्व है, ना कि अंग प्रदर्शन करना। उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। शेयर जरूर करें, आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पर कवर करे, और 360 एंड सेलेक्टिव आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।